नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा के इस एक और नए एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमारा विषय है उत्तर प्रदेश में वन संपदा और वन्य जीवन। यानी आज हम उत्तर प्रदेश में वनों के बारे में एक विशद चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो पिछले वीडियो की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हम ये प्रयास करते हैं कि पूरे वीडियो में कोई ऐसा मटेरियल ना हो जो आपके लिए अनुपयोगी हो, और मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बातें करने का इन क्लासेस में आदी नहीं हूं, जो मैं बहुत ज़्यादा बातें करूं। तो कुल मिलाकर के एक सटीक रणनीति और एक सटीक मटेरियल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं ये पीडीएफ ज़रा सेव कर दूं और उसके बाद आगे बढ़ूं। उससे पहले ये समझ लो कि हमें उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है कि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक स्थिति जो है वो इस समय किस प्रकार की है, उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है। उस स्थिति के आधार पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश की वनों की स्थिति अच्छी है या खराब है। अगर अच्छी है तो हमने क्या किया जो अच्छी हुई, और क्या नहीं किया जो अच्छी हुई, और अगर खराब है तो वो खराब क्यों हुई, और अभी हम उस खराब स्थिति के सुधार के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इन सारी बातों पे चर्चा पर चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आइए शुरू करें हम। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में वन की स्थिति को हम तथ्यात्मक तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति जो थी वह 1952 में आई थी, यानी बहुत पहले हम इन चीजों के बारे में थोड़े थोड़े जागरूक हो गए थे। स्वतंत्रता के ठीक बाद उत्तर प्रदेश ने अपनी वन नीति बना ली थी 1952 में। वर्तमान में राज्य की जो वन नीति प्रभावी है वह है राज्य वन नीति 2017। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। 18वीं वन नीति स्थित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन एवं वृक्षारोपण 9.96% है, ठीक है, जो कि विचारणीय है। 2030 तक इसे बढ़ा करके 15% करने का लक्ष्य है। बस ये महत्वपूर्ण स्थिति है। यानी अभी हम अपने प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर लगभग वन वाली स्थिति में हैं। अभी उत्तर प्रदेश में वन पूरे क्षेत्रफल का लगभग 10% है, लेकिन हमने 2030 के लिए एक टारगेट फिक्स किया है कि इसको बढ़ा करके हम कहां तक ले जाएंगे, 15% तक। ये आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 2030 तक वनावरण का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो लक्ष्य बनाया गया है 15% करने का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। शीर्ष वनावरण वाला जिला, और एसटी कैटेगरी की बहुत ज्यादा आबादी भी यहाँ है। अनुसूचित जाति यानी वनवासी लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, और वन भी यहाँ सबसे ज्यादा है सोनभद्र में। और न्यूनतम वनावरण वाला जिला है भदोही। तो ये दो जिले आपको सबसे ज्यादा और सबसे कम वाली स्थिति में याद रखने। सबसे ज्यादा कहाँ, सोनभद्र में वन है, और सबसे कम कहाँ है, भदोही में है। न्यूनतम प्रतिशत वनावरण वाला जिला संभल है, यानी प्रतिशत के हिसाब से कम किसमें है, संभल में। और शीर्ष वनावरण वृद्धि वाला जिला जिसमें बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है वनावरण की, वह झांसी है। यानी कुल मिलाकर के अब आपके जिले हो गए 4। सबसे ज्यादा वनावरण है कहाँ, सोनभद्र में। सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ, झांसी में। सबसे कम है कहाँ, भदोही में। सबसे कम प्रतिशतता के हिसाब से कहाँ है, वह है संभल में, ठीक है। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला लखीमपुर खीरी, यानी कटान यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा कम वनावरण कहाँ हुआ, एकदम बहुत जल्दी कमी कहाँ हुई, लखीमपुर खीरी में। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, सबसे सघन वनावरण वाला जिला भी लखीमपुर खीरी है। कुल मिलाकर के आपको 5 जिलों के नाम याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि सबसे ज्यादा वनावरण है कहाँ, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है, भदोही में। प्रतिशतता के हिसाब से सबसे कम कहाँ है, संभल में। शीर्ष वनावरण वृद्धि वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ है वनावरण, वो झांसी में। और वनावरण में सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई है,
लखीमपुर खीरी में। और सबसे घना वनावरण यानी सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं, उसका भी उत्तर होगा वही आपका लखीमपुर खीरी। अब हम कार्यक्रमों आदि की बातचीत कर लेते हैं। देखिए, वन विकास कार्यक्रम और उनकी योजनाएं, ठीक है। वन विकास कार्यक्रम और योजनाएं उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह में हर वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है और करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो लगाए हुए पेड़ कितने चलते हैं, उनकी देखभाल कितनी होती है, वो लगाए जाते हैं या केवल फेंक दिए जाते हैं, ये अलग की बातें हैं। लेकिन कुल मिला के हम वन सप्ताह मनाते हैं उत्तर प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट आपका ये बनेगा कि जुलाई का प्रथम सप्ताह हम मनाते हैं वन महोत्सव के रूप में, और इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी, जब हम वन के लिए नीति लाए थे। वन महोत्सव की मूल थीम क्या है, नारा क्या है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, ठीक है। क्या है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है, ये इसकी मूल थीम है, ठीक। अब एक बात आती है सामाजिक वानिकी की, इसको जरा समझ लो सामाजिक वानिकी क्या है, ठीक। राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल से विश्व बैंक की सहायता से 1979-80 में ये प्रारंभ हुआ था सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम। अर्थ इसका ये है, समाज के लिए, समाज के द्वारा, समाज की भूमि पर वनीकरण। इसका मतलब ये समझो कि आम जनता पेड़ लगाएगी, अपने लिए ही पेड़ लगाएगी, लेकिन ये पेड़ लगाए कहाँ जाएंगे, समाज की भूमि पे, जो ग्राम समाज की भूमियां होती हैं उन पे वन लगाए जाएंगे। कृषि वानिकी, फसलों के साथ वनीकरण। अब ये तो होगी सामाजिक वानिकी में कैसी, कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी का मतलब आप फसलें करते हैं, वहीं पे आपने एक एक दो दो चार चार करके पेड़ लगा लिए। कुछ पेड़ लगा लिए इमारती लकड़ी के हिसाब से, कुछ पेड़ लगा लिए फलों के हिसाब से, जैसे फसल प्लस ईंधन, यानी फसल की और ईंधन वाला एक पेड़ लगा लिया। फसल प्लस वृक्ष फल, फसल की और उसके साथ वृक्ष वाले फल लगा दिए। सामुदायिक और सार्वजनिक वानिकी, सामुदायिक और सार्वजनिक वानिकी का मतलब हुआ कि जहाँ पे सार्वजनिक भूमियां हैं वहां पे वृक्षारोपण किया जाए। और शहरी वानिकी, शहरी वानिकी की खासियत यह है कि घरों के आसपास और सड़कों के किनारे किनारे वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि वहां और कहीं तो जगह बहुत ज्यादा मिलेगी नहीं, तो सड़कों पे ही किनारे किनारे वन लगा दिए जाए, तो कम से कम वहां पे जो ध्वनि प्रदूषण होता है उस ध्वनि प्रदूषण को उसी जगह पे कम से कम कुछ हद तक तो नियंत्रित कर ही लिया जाएगा। और जितना नियंत्रित हो जाए प्रदूषण उतना ही अच्छा है। अपने स्तर पे जो भी प्रयास हो सकते हैं वो करने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में वानिकी परियोजना। उत्तर प्रदेश की जो वानिकी परियोजना है वो किसकी सहायता से चलती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है। और कब से चल रही है, 1998 से। मुख्य कार्य इसका इको डेवलपमेंट है। दुधवा नेशनल उद्यान एवं नेशनल चंबल वन्य जीव विहार के समीप 40 गांवों में जन सहभागिता के आधार पर ग्राम इको डेवलपमेंट समितियों द्वारा कार्य हुआ है, और ये विश्व बैंक की सहायता से चलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सहभागी वन प्रबंधन, जापान सरकार, सहभागी वन प्रबंधन जो है वो किसकी सहायता से, जापान सरकार के सहयोग से प्रदेश के तराई में, विंध्य क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र के 14 जिलों में वन प्रबंधन एवं निर्धनता और उन्मूलन परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, सोनभद्र में एक गांव है, उस गांव का नाम है बेलहत्थी, ठीक है। सोनभद्र में एक गांव है, गांव का नाम है बेलहत्थी, और बेलहत्थी को घोषित किया गया है प्रदेश का पहला ग्राम वन, ठीक है। प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया बेलहत्थी ग्राम को। बेलहत्थी ग्राम कहाँ है, सोनभद्र। यहाँ पे सहभागी वन प्रबंधन चल रहा है, और सहभागी वन प्रबंधन किसके सहायता से चल रहा है, जापान सरकार की सहायता से। और कुल मिला के 14 जिलों में चल रहा है और 3 जगहों पे चल रहा है, तराई वाले क्षेत्र में, विंध्य वाले क्षेत्र में और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। और विंध्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका आएगा, सोनभद्र का। और सोनभद्र में भी किस गांव का, बेलहत्थी का, क्योंकि ये पहला ग्राम वन बना हुआ है, ठीक है। अब समग्र वन विकास की योजनाएं, औद्योगिक पल्पवुड वृक्षारोपण योजना, एक योजना ऐसी है जिसको कहते हैं पल्पवुड योजना। पल्पवुड
मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाना जिनसे बाद में अखबार आदि बनता है, पल्प बनाई जा सके, लेई बनाई जा सके, यानी उससे बाद में अखबार आदि बन सके, कागज आदि बन सके। एलेंथस, पॉपुलर, यूकेलिप्टस और बांस का रोपण होता था। इस योजना के तहत 2013 में योजना बंद करके इसे सामाजिक वानिकी में शामिल कर दिया गया। अलग से ये योजना थी, इसको बंद कर दिया गया और जो सामाजिक वानिकी वाली स्थिति है उसमें इसको शामिल कर दिया गया। ईंधन एवं चारा वृक्षारोपण मैदानी क्षेत्रों का कार्यक्रम है, 1990-91 से शुरू हुआ था, केंद्र और राज्य की भागीदारी से संचालित। ठीक। सड़क किनारे वृक्षारोपण राजपथों की सुंदरता एवं पर्यावरण सुधार हेतु इनको किया जाता है। वीहड़ों में वनीकरण वीहड़ क्षेत्रों यथा आगरा, इटावा, मैनपुरी और जालौन में भूस्खलन की समस्या को रोकने के लिए ये वृक्षारोपण किया जाता है। और ये मैं बता चुका हूं कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी को बांधे रखती हैं। उनकी खासियत क्या है कि वो मिट्टी को बांधे रखेंगी, इससे जो भूमि का कटाव है वो या तो न्यूनतम होगा या फिर नहीं होगा। बस इतनी बात याद रखनी है। 20 जुलाई 2024 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान के तहत एक ही दिन में 36.51 करोड़ पौधों का रोपण किया गया था, यानी 36.5 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगे थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है। और 2026-27 तक वनावरण 15% कम करने का लक्ष्य बनाया गया था। कब की घटना है ये? 20 जुलाई 2024। महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। इस पूरे पेज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तारीख आपको याद रखनी है। वो तारीख कितनी है? तारीख है 20 जुलाई 2024। और इसको हुआ क्या था? एक ही दिन में प्रदेश भर में 36.51 करोड़ पौधे लगाए गए थे उत्तर प्रदेश में। 20 जुलाई 2024 को एक ही दिन में प्रदेश में 36.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। और ये संकल्प लिया गया था कि 2026-27 तक हम प्रदेश में वनावरण की स्थिति जो लगभग अभी 10% है, यानी 9.96% है, इसको बढ़ा करके 15% तक ले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो 36.51 करोड़ पौधे लगे थे, उन पौधों की स्थिति क्या है, ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। तो पौधे लगा तो दिए, लेकिन वो लगे हुए पौधे गए कहां, इस बात पे बड़ा संशय है। आइए एक और योजना को जानते हैं। इस योजना का नाम है ऑपरेशन ग्रीन योजना। वृक्षारोपण में वृद्धि के लिए 1 जुलाई 2001 से शुरू हुई थी। सरकारी इमारतों एवं निजी संस्थानों के सहयोग से वृक्षारोपण की योजना ये बनाई गई थी, ऑपरेशन ग्रीन योजना। ठीक। फिर वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में प्रारंभ हुई 48 जिलों में। ग्राम समाज की भूमि पर, वन विभाग की भूमि पर और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने की योजना थी। वृक्ष बंधु योजना 2007-8 में प्रारंभ हुई। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाले नागरिकों और संस्थाओं को पुरस्कार देने के लिए। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। हालांकि यहाँ से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है, बस देखते और पढ़ते हुए चलिए। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको बता देता हूँ और बाद में ये भी कह देता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें सरसरी नजर से देख लो। अगर बाय द वे कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो अगर आपने कभी उसको पढ़ा है तो आपके दिमाग में वो टच कर जाएगा, बस इसलिए देख लिया करिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बता देता हूँ उस बात पे बहुत गौर करिए, बहुत फोकस करिए। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, ये एक पुरस्कार दिया जाता है। वृक्षारोपण, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है, वीर अब्दुल हमीद के नाम से है। वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। और इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 से। महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। यह प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए एवं संस्था को 2 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। अगर व्यक्ति ने काम किया है तो उसको 1 लाख रुपए, और अगर किसी संस्था के द्वारा काम किया गया है तो उसको 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है, वीर अब्दुल हमीद वन वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। फिर आता है टोटल फॉरेस्ट कवर योजना। ये 14 जिलों में
मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर, चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा भरा बनाने के लिए 2014-15 में शुरू की गई थी। हालांकि अब ये योजना कहाँ है, इस पे ज्यादा बहस करना, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना याद रखो कि ऐसी भी कोई योजना हुआ करती थी। हरित पट्टी विकास योजना 2012-13 से संचालित है। सार्वजनिक स्थलों पे इस पे वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना, इस योजना के तहत किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेड़ पौधों में रुचि रखने वाले व्यक्ति को ग्राम मोहल्ला स्तर पर वृक्ष प्रतिपालक और रेंज स्तर पर वृक्ष मित्र चुना जाता है। विरासत वृक्ष अंगीकार, इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बस याद कर लो भैया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाएगी। क्या है समझ लो। इसका प्रारंभ जुलाई 2023 में हुआ था। उद्देश्य इसका यह है कि विलुप्त हो रही पौराणिक, ऐतिहासिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े वृक्षों की प्रजातियों का संरक्षण करना। ऐसे वृक्षों का संरक्षण करना जिनका ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है या परंपराओं से जुड़े हुए हैं, ऐसे वृक्षों का संरक्षण करने के लिए एक योजना आई जुलाई 2023 में। उस योजना का नाम है विरासत वृक्ष अंगीकार योजना। इसके तहत प्रदेश में 100 वर्ष से पुराने 28 प्रजातियों के कुल 948 पेड़ चुने गए हैं। 28 प्रजातियां, 948 पेड़ चुने गए और ये सारे पेड़ 100 वर्ष से पुराने हैं। इनको संरक्षित किया गया है और इन 948 वृक्षों में से सर्वाधिक वृक्ष अगर कहीं एक ही जिले में है तो वो जिला है वाराणसी। वाराणसी में सर्वाधिक 99 ऐसे वृक्ष हैं जो विरासत वृक्ष अंगीकार योजना के तहत आते हैं और उनको संरक्षित किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे काम इस मामले में किए जाते हैं संरक्षण के मामले में। तो पहला आता है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित हमने क्या क्या किया, शुरुआत हम देखते हैं। 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसे कि आजकल हम कहते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड में। पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश में था लेकिन अभी कहाँ है, उत्तराखंड में। 1936 में एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान अर्थात जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ठीक, वर्तमान में ये दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई। और एक और महत्वपूर्ण बात कि हमने वन्यजीव संरक्षण का नियम जो था वो 1972 में बना लिया था, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। देश में सर्वप्रथम 1956 में वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण तथा वन्य जीवों के प्राकृतिक वास स्थलों के संरक्षण और उनके विस्तार के लिए कार्य करता है। प्रदेश में संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है, जितनी महत्वपूर्ण है उतनी मैंने आपको बता दी। अब देखिए कुछ आंकड़े हैं, इनको देख लीजिए। फॉरेस्ट स्टेटिक्स बुक 2021 के कुछ आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 1, वन्यजीव विहारों की संख्या 11, राज्य प्राणी उद्यानों की संख्या, चिड़ियाघर जिनको कहते हैं, जू जिनको कहते हैं, 8, पक्षी विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश में 15 और टाइगर रिजर्व्स की संख्या उत्तर प्रदेश में 4। ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम इन सब को एक एक करके देख लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान केवल एक ही है जिसका नाम है दुधवा। तो दुधवा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। लखीमपुर खीरी जिले में मोहना और सुहेल नदी के बीच अवस्थित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक एक दिमाग में बैठाते चले जाओ। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वो कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, और 2 नदियों के बीच में अवस्थित है। एक नदी का नाम है मोहना और दूसरी नदी का नाम है सुहेल। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 1958 में हिरण आबादी संरक्षण हेतु वन्यजीव अभयारण्य घोषित हुआ था। 1968 में दुधवा वन्यजीव अभयारण्य बना। 1977 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा मिली। यानी वैसे तो स्थापना हुई थी कब, 1958 में, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना, राष्ट्रीय उद्यान बना 1977 में। 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व परियोजना में भी शामिल कर लिया गया और यहाँ की जो पारिस्थितिकी है वो साल वृक्षों की
और लंबी घास की पारिस्थितिकी है, इसलिए टाइगर्स के लिए ये एक उचित प्लेस होता है, उचित जगह होती है। महत्वपूर्ण बात, ये लखीमपुर खीरी में है और मोहना और सुहेल नदियों के बीच अवस्थित है, और चूंकि उत्तर प्रदेश का इकलौता है इसलिए ये खूब महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक एक करके हम उत्तर प्रदेश में जो प्राणी उद्यान है यानी पार्क है, उन प्राणी उद्यानों के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो जूस है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त, 3 बड़े हैं, 4 छोटे हैं और 1 बचाव केंद्र है, कुल मिलाकर के 8 है इनकी गिनती। कानपुर प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कानपुर प्राणी उद्यान नाम है और कानपुर में है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारनाथ हिरण उद्योग उद्यान, तो ये सारनाथ और वाराणसी का आपस में इंटरकनेक्शन है, तो ऐसे करके याद हो जाएगा। नवाबगंज हिरण उद्यान ये उन्नाव में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। हिरण उद्यान पूछा जाता है, कभी कभी पक्षी विहार भी पूछ दिया जाता है, नवाबगंज में पक्षी विहार भी है तो पक्षी विहार पूछ दिया जाता है। शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क नया बना है, इटावा में है, महत्वपूर्ण है। वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, ये महत्वपूर्ण है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है, इज्जत नगर बरेली में। और भालू बचाव केंद्र कहाँ है, आगरा में, ये भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के इसमें से जो आपको याद रखने हैं, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में, नवाबगंज हिरण उद्यान या पक्षी विहार उन्नाव में, शेर प्रजनन केंद्र इटावा में, सफारी पार्क, वन प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर, नाइट सफारी की व्यवस्था भी गोरखपुर में हुई है, भालू बचाव केंद्र ये आगरा में है। अब कुछ फैक्ट्स हैं, जरा उनको देख लें। 2022 में लखनऊ में जो कुकरेल वन क्षेत्र है, इसे देश का पहला नाइट सफारी पार्क, देश का पहला नाइट सफारी पार्क घोषित किया गया। कहां, कुकरेल वन क्षेत्र। कुकरेल वन क्षेत्र कहां है, लखनऊ में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में जो लखनऊ का चिड़ियाघर है, उस लखनऊ के चिड़ियाघर को यही शिफ्ट करने की बात की जा रही है। भविष्य में लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वो यहाँ पर स्थानांतरित करने की योजना। उत्तर प्रदेश के दूसरे नाइट सफारी पार्क की स्थापना ग्रेटर नोएडा के मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित है। इटावा में लायन सफारी को इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क की तर्ज पर विकसित किया गया है। यहाँ एशियाई बब्बर शेरों के प्रजनन की व्यवस्था की गई है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें, पहला नाइट सफारी कुकरेल में, दूसरा नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में, ये 2 बातें आपको याद रखनी है इस पूरे पेज से, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वन्य जीव विहारों की, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। वन्य जीव विहार देखिए, पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, और ये चंदौली में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये वन्य जीव विहारों में सबसे पहला है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में, करतनिया घाट वन्य जीव विहार इंपॉर्टेंट है, बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में, ये भी महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है, ये सबसे छोटा है इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक ये याद रखो, ये है पहला, ये है सबसे छोटा। फिर राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, तो चंबल आगरा और इटावा में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये बारहसिंगा का अभयारण्य है। महत्वपूर्ण बात, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार को ऐड कर लीजिए किसके साथ, बारहसिंगा के साथ। ये मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सब के क्षेत्र में पड़ता है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में। सोहेलवा या सुहेलदेव वन्य जीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में फैला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कछुआ वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में है और ये सबसे नया है। तो 4 बातें आपको यहां से याद रखनी है कि भैया सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, सबसे नया है कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, सबसे छोटा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में, और सबसे बड़ा है कैमूर वन्य जीव विहार, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जिलों में जिसकी अवस्थिति है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 15 पक्षी
बिहार भी हैं, उन पक्षी बिहारों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पक्षी बिहार, चंद्रशेखर आजाद, और इसी का नाम है नवाबगंज पक्षी बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पहला भी है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। समसपुर पक्षी बिहार रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी बिहार ये भी पूछा जाता है, कन्नौज में है। ओखला पक्षी बिहार आप नोएडा से जोड़ लीजिए, ओखला नोएडा तो आपको याद रहेगा। वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ये महत्वपूर्ण है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। समान पक्षी विहार, या इसको सामायन करके भी लिखा हुआ आप कहीं पा सकते हैं, सामायन भी लिखा हुआ हो सकता है, ये महत्वपूर्ण है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ है, बलिया में। इसके अलावा कुछ और बचते हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। अगले जो है पटना पक्षी विहार, बहुत महत्वपूर्ण है, गलती होने के चांसेस हैं कि पटना पक्षी विहार कहाँ है, बोले बिहार में, ठीक, तो एटा में है। गुर सरोवर पक्षी विहार आगरा और इटावा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़, ये सबसे छोटा है, इसका क्षेत्रफल मात्र 400 वर्ग मीटर है, ठीक, सबसे छोटा, केवल कितना, 400 वर्ग मीटर। चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र मेजा प्रयागराज, और इसकी खासियत क्या है, ये सबसे बड़ा है। तो मेजा प्रयागराज वाला जो है वह, मेजा प्रयागराज वाला जो है ये सबसे बड़ा है, और शेखा झील पक्षी विहार ये सबसे छोटा है। ये दो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है। अब इसके बाद हमने बात करी थी टाइगर रिजर्व्स की, तो आइए टाइगर रिजर्व्स के बारे में जान लेते हैं, फिर एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में जान लेंगे। टाइगर रिजर्व में दुधवा में एक टाइगर रिजर्व है, 1987-88 से बना था। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर में, 2012 में बना था, और ये कार्बेट टाइगर रिजर्व का ही बफर क्षेत्र है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है 2014 में, और रानीपुर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है, ये सबसे बाद में बना है। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी बची है, 205, कितनी, 205, और देश में इस हिसाब से बाघों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है कौन सा, 7वां। अब टाइगर रिजर्व देख ही लिए, आइए अब देख लेते हैं एलिफेंट रिजर्व्स को। पहला उत्तर प्रदेश में जो एलिफेंट रिजर्व है वो सहारनपुर और बिजनौर 2009 में। दूसरा तराई एलिफेंट रिजर्व सहारनपुर बिजनौर में, दोनों सहारनपुर बिजनौर में है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल 150 एलिफेंट कॉरिडोर में से 8 हैं, और हाथी गणना 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या है 352। पूरे उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या कितनी है, 352 है। महत्वपूर्ण बात ये याद रखो कि एलिफेंट रिजर्व की बात आए तो आपको जिले दो ही याद रखने हैं, एक सहारनपुर और दूसरा बिजनौर, बस इतना याद रखिए। एलिफेंट रिजर्व मतलब सहारनपुर और बिजनौर। अब अंत में हम कुछ दुर्लभ जीवों की बात कर लेते हैं और उन्हें कहाँ क्या स्थिति है उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए सारस और गिद्ध इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है। सारस और गिद्ध, गिद्ध की स्थिति ज्यादा खराब है, हालांकि सारस अभी भी पर्याप्त मात्रा में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गिद्ध को देखे हुए बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। नॉर्मल परिवेश में गिद्ध इस समय देखने को नहीं मिलते। कारण इसके पीछे बताए जाते हैं दो, कि एक तो इनके जो प्राकृतिक आवास थे वो मनुष्य ने नष्ट कर दिए, क्योंकि ये पेड़ों की खो में रहते थे, और पेड़ों की खो उन्हीं पेड़ों में बनेगी जो बहुत पुराने पेड़ हो जाएंगे। तो पुराने पेड़ धीरे धीरे कुछ कट गए, कुछ गिर गए, कुछ फट गए, वो खत्म हो गए। और दूसरा ये मृत जीवों के शरीर को खाते थे, जो जानवर मर जाते थे उनके शरीरों को खाते थे। तो मरे हुए जानवरों में एक दवा पाई जाती है डाइक्लोफेनक, उस डाइक्लोफेनक ने इनकी बॉडी पे बहुत बुरा असर किया और ये धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। तो इन्हें संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया। इन्हें बचाने के लिए एक जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनाया गया, कहाँ, पिंजौर हरियाणा में, और ये अपने प्रकार का एशिया का पहला है। और किससे बचाने के लिए, गिद्धों को बचाने के लिए। उत्तर प्रदेश ने इस क्रम में एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, महाराजगंज में, ठीक, गिद्धों को बचाने के लिए। गिद्ध की मृत्यु का प्रमुख कारण मैंने बता ही दिया, एक दवा होती है डाइक्लोफेनक, और इसका उपयोग किया जाता है दर्द निवारक दवा के रूप में। किस रूप में, दर्द निवारक दवा के रूप में।
गांगे डॉल्फिन, इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसे सूस भी कहते हैं, ठीक है, गांगे डॉल्फिन या सूस। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर तक बड़ी संख्या में पाई जाती है। कुकरेल लखनऊ एवं सारनाथ वाराणसी में कछुआ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। काले हिरण के संरक्षण के लिए अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कोरांव क्षेत्र संरक्षण है काले हिरण का। दो चीजें, ठीक, कौन कौन सा, एक तो गभाना क्षेत्र कहाँ का, अलीगढ़ का, और मेजा कोरांव क्षेत्र कहाँ का, प्रयागराज का। ये दो याद रखने हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचते हैं, जरा उन्हें और देख लेते हैं, जो थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं। अन्य प्रमुख तथ्य, लखनऊ के कुकरेल वन में 1984-85 में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। मगर एवं घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार को घोषित किया गया है। याद रखिएगा, मगर और घड़ियाल के लिए। और चंबल, मगर और घड़ियाल का संबंध किससे है, चंबल से, इतना याद रखो। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी मांसाहारी कछुओं से संरक्षण एवं प्रजनन के लिए कार्य करता है। लखनऊ के कुकरेल एवं बहराइच के करतनिया में घड़ियालों का प्रजनन कराया जाता है। गोरखपुर के कैपीरगंज क्षेत्र में रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के रूप में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया 2025-26 में। यह आपका एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। और गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रस्तापित है। ये करंट के हिसाब से आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़े नहीं, लगभग आधे घंटे के वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे पर्याप्त पर चर्चा कर ली है। आप अगर लगातार इन वीडियोस को देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं उत्तर प्रदेश जिसे शाम से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशली उत्तर प्रदेश के, इन यूट्यूब लेक्चर से बाहर उसमें से बमुश्किल ही कोई प्रश्न आएगा। ये बात आप मान के चलिए। तो मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, और अगले वीडियो में हम खनिज और वन्यजीव दोनों को मिलाकर के कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आएंगे। उस श्रृंखला में प्रश्न हल करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।